नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है जाति का शोर, बेचैनी का जोर। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद तेज है। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन इस बाजार के बीच में दिक्कत खड़ी कर रही है जातियां। और अब समझ नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे किया जाए। मंत्रिमंडल विस्तार और चयन एक चुनौती बन गया। जातिगत जो दावेदार हैं वो समीकरण बिगाड़ रहे हैं, संतुलन जाति दावेदार बिगाड़ रहे हैं, तो फिर संतुलन बिठाने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने बड़ी चुनौती खड़ी है। बुंदेलखंड बिंद चंचल में जातियों की सियासत भाजपा के लिए चुनौती दिखाई दे रही है। खासकर बुंदेलखंड और बिंद में, ग्वालियर में हर मोर्चे पर बीजेपी के लिए संकट खड़ा दिखाई दे रहा है। कैबिनेट विस्तार हो या उपचुनाव, दोनों मोर्चों पर बीजेपी के लिए संकट दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड के सागर से जातीय आधार पर मंत्री पद के 5 दावेदार हैं। चंबल ग्वालियर में मंत्री बनाने के लिए पुराने भाजपाई और सिंधिया समर्थकों में जंग दिखाई दे रही है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग इसका एक जीता जागता उदाहरण है और सियासत का नमूना भी इसको कहा जा सकता। बिंद के सभी विधायक एकजुट होकर पार्टी को दे रहे हैं चुनौती। प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखकर अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। हालांकि इस मंत्रिमंडल में साफ है कि सिंधिया के जो समर्थक है, जिनसे वायदा किया गया था उनका मंत्री बनना तय है, लेकिन यदि वो मंत्री बनते हैं तो जो पहले से बैठे हैं, इंदौर में कई दावेदार हैं। फिलहाल इंदौर जिले से तुलसी सिलावट मंत्री, ऊषा ठाकुर, रमेश मेंदुला और मालिनी गौड़ प्रमुख दावेदार दिखाई दे रहे हैं। बिंद क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ल के अलावा केदार शुक्ला और गिरीश गौतम दिखाई दे रहे हैं बिंद क्षेत्र में, जबकि पहले से एक मंत्री मीना सिंह है। इसी तरह चंबल ग्वालियर की हम बात करें तो वहां से अभी जो मंत्री बनना है उसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम सबसे ऊपर है, चूंकि वो सिंधिया खेमे से आते हैं। लेकिन ऐंदल सिंह कंसाना की बात करें या फिर बाकी अरविंद भदौरिया की बात करें, ऐसे कुछ चेहरे हैं जिनको मंत्री बनाना है। उधर बिसाहूलाल सिंह के मंत्री बनने की कवायद तेज है। अब सवाल यह है कि यदि ये सब स्थितियां दिखाई देंगी तो फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कैसे, ये चर्चा का विषय बना। और ये जो जातिगत समीकरण दिखाई दे रहे हैं, हमने देखा कि गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग कर दी, उसके बाद से यह संकट खड़ा दिखाई दिया है। यदि हम बात करें उस क्षेत्र की, बुंदेलखंड की, तो आप देखिए गोपाल भार्गव एक सबसे बड़ा चेहरा है। पहले जब मंत्री 5 बने, मालिनी गौड़ का चेहरा आप देखिए, ये मालवा निमाड़ से आता है, महापौर है वो, और लगातार उन्होंने जिस तरह से काम किया तो तीसरी बार की विधायक भी है। ऐसे कई चेहरे हैं। रमेश मेंदोला की बात करें, वो भी एक बड़ा चेहरा है, लेकिन वो तुलसी सिलावट के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 चुनौती है, मंत्रिमंडल का विस्तार और उपचुनाव की तैयारी। लेकिन उपचुनाव कहीं बिगड़ ना जाए तो यही सबसे बड़ा खेल है। चलिए मेरे साथ संदीप जुड़ रहे हैं, संदीप से समझते हैं क्या है ये गणित। संदीप, क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार देरी हो रही है, कई तरह की कवायद चलती है, उसके बाद फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता। इन दिनों तो खैर दिक्कत 2 है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम देख रहे हैं राज्यपाल जी अस्वस्थ है। मध्य प्रदेश में राज्यपाल ही नहीं है तो मंत्रिमंडल का विस्तार और फिर शपथ कौन दिलाएगा। चर्चा यह है कि जो उइके हैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल, वो शायद मध्य प्रदेश की प्रभारी हो सकती है कुछ दिन के लिए। लेकिन ये जातिगत समीकरण दिखाई दे रहा है, खासकर हम बिंद की बात करें, बुंदेलखंड की या चंबल की, इसको कैसे संभालेगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कहीं न कहीं अपने ही बनाए व्यूह पर फंस गई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए जो जातीय समीकरण है वो कहीं न कहीं समस्या का सबब बनता जा रहा है। आप बिंद की बात कीजिए, चंबल, ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात कीजिए, तो कहीं न कहीं लगातार भारतीय जनता फंसती चली जा रही। सागर की अगर हम बात करें तो सागर क्षेत्र से भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जिस तरह से दावेदार लगातार तैयार हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो लगातार पार्टी हाईकमान के लिए समस्या है। अगर हम जिस तरह से अभी आपने बताया कि सागर से करीब 5 उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, और खासकर अगर हम बात करें जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक आए हैं, इन्होंने कहीं न कहीं मुसीबत बढ़ा दी है। लगातार समीकरण बनते और बिगड़ते चले जा रहे हैं। सामंजस्य में कहीं न कहीं जो पटरी बैठनी चाहिए वो नहीं बैठ पा रही है, जिसके कारण अभी तक लगातार मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई है। कारण लोग कोरोना बताया गया, कभी कुछ बताया गया,
लेकिन कहीं न कहीं सामंजस्य बैठने में दिक्कतें हुई और वही चीजें आम यहाँ पर उपचुनाव में देखने को मिल रही है। जाति समीकरण उपचुनाव में भी बैठते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका विवाद कहीं न कहीं पार्टी में अंदर ही अंदर अब एक तरह से पार्टी के हाईकमान तक पहुंच चुका है। लगातार बैठकें चल रही हैं और उसे सुलझाने के लिए लगातार पार्टी की मीटिंगें होती जा रही हैं। जैसे कि अभी आपने देखा लगातार शनिवार और रविवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात की, उनके घर गए और इस तरह से भोपाल में भी लगातार बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो कहीं न कहीं इसके जो काट है वो काट ढूंढने में लगी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो काट अभी तक मिल नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, ये जाति का शोर है और निश्चित है कि जो मंत्री बनने वाले हैं उनके अंदर बेचैनी का जोर है। अब ये बेचैनी का जोर थमेगा कैसे? क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कत ये भी है कि उपचुनाव है सामने, किसी को नाराज करेंगे तो कहीं उसका दूसरा कुछ और देखने को ना मिल जाए जैसा राज्यसभा में देखने को मिला? फिर कैसे इन समीकरणों को, इस संतुलन को बीजेपी बिठा ली? देखिए, यही समीकरण और संतुलन बनाना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन रहा है। उपचुनाव है सामने और उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द है। सिरदर्द इस तरह से है कि जो उम्मीदवार उतारेंगे और जो मंत्री बनाएंगे, ये समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाना मुश्किल हो रहा है और यही समीकरण बनाने के लिए लगातार भाजपा में बैठकों का दौर चल रहा है। लगातार प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच में लगातार बैठकें हो रही हैं। कहीं न कहीं इनके जो जाति समीकरण बनाने की बातें होती हैं, तो उन सब चीजों को लेकर के लगातार इनके बीच में चलिए, चल रही है। आप ठीक है, आप नजर बनाए रखिए और जुड़े रहिए। यदि समय मिलेगा तो जरूर आपके पास लौटूंगा। लेकिन मेरे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ रहे हैं। नीलांशु जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से और साथ ही नागेंद्र जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं नीलांशु जी? हाँ। नीलांशु चतुर्वेदी जी हैं, विधायक हैं। नीलांशु जी, क्या कहेंगे, कितना ये जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोहराम मचा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, कहा जा रहा है कि जातिगत जो संतुलन है वो बनाने की जिम्मेदारी है, और क्या इसका इंतजार कांग्रेस को है? देखिए, जहां तक जातिगत और समीकरण की बात है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में चलता है। कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस विकास के मुद्दे पे बात करती है, किसान के कर्जा माफ करने की बात करती है, बिजली बिल माफ करने की बात करती है। जाति आधारित चुनाव और धर्म आधारित चुनाव सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। तो उनके अंदर के आने की जो भी स्थिति हो वो एक अलग विषय है, उनको क्या चिंता है। लेकिन इस बार जो चुनाव होने हैं 24 उपचुनावों में पता चल जाएगा कि न जाति न धर्म, सिर्फ कमलनाथ जी के विकास से लोग वोट देते हैं। और जो गद्दार जो 35 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं, उन सभी लोगों को सबक सिखाने जा रही है मध्य प्रदेश की जनता। जी, नागेंद्र सिंह जी भी जुड़े हैं मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, पूर्व विधायक हैं। नागेंद्र जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही, कहा यह जा रहा है कि बुंदेलखंड में 5 ऐसे चेहरे हैं, चाहे हम गोपाल भार्गव जी की बात करें, भूपेंद्र सिंह की बात करें, शैलेंद्र जैन, मीना सिंह ऑलरेडी वहां से मंत्री बन चुकी है। अब सवाल यह है कि गोविंद सिंह को मंत्री बनना, ऑलरेडी मंत्री है ही, ऐसे में ये जातिगत समीकरण कैसे बिठा लेंगे? और कहा जा रहा है ये संतुलन जो असंतुलित हो रही है बात, उसी को लेकर दिक्कतें सामने खड़ी है। नागेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नागेंद्र जी जी, चलिए, नागेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे, किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे। जैसे ही वो जुड़ते हैं तो मैं उनसे बात करता हूं। संदीप की तरफ वापस लौटता हूं। संदीप, जैसा नीलांशु जी बता रहे थे कि कांग्रेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस में कोई जातिगत समीकरण दिखाई नहीं दे रहा है, और ये जो उपचुनाव होगा इसमें सब समझ आ जाएगा कांग्रेस को, ऐसा नीलांशु कह रहे थे। आपको क्या लग रहा है? हालांकि बीजेपी से बात होगी तो उनका पक्ष भी हम रखेंगे, लेकिन क्या यह सच्चाई है कि कांग्रेस से ज्यादा कहीं बीजेपी में दिखाई दे रहा है, या सिर्फ बीजेपी में यह भी कहा जाता है कि वो यदि स्थितियां बिगड़ती है तो उसका जो कैडर है वो बड़ा मजबूत है, वो संभाल भी लेती है?
बिल्कुल भाजपा इन सब चीजों से निपटने में माहिर है, संगठन उसका मजबूत है। लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस भी तो जूझ रही है जाति समीकरण से। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कांग्रेस ही जूझ रही है लगातार। अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें तो जैसे कांग्रेस पार्टी वहां पर एक बड़ा ब्राह्मण नेता ढूंढने के लिए अभी भी लगातार उसकी तलाश जारी है। हर वर्ग के नेताओं को जो वहां पर चुनौती है, तो उन सब जैसे फूल सिंह वरैया का भी नाम आया, तो फूल सिंह वहां दलित एक नेता तैयार करना चाहती है अलग से कांग्रेस पार्टी। तो जाति समीकरण तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार तलाश रही है। पिछले 2 दिन से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी का भी दौरा चल रहा है वहां पर। पीसी शर्मा को वहां पर जिम्मेदारी दी गई है ब्राह्मणों को साधने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी में भी लगातार जाति समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी लगातार, चाहे हम इंदौर से बात करें, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से बात करें, सागर से बात करें, विंध्य प्रदेश की बात करें, सभी जगहों पर कांग्रेस पार्टी भी लगातार उलझी है जाति समीकरण से। सभी जगहों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी काट ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस में भी इसीलिए बैठकें चल रही हैं और लगातार जो ग्वालियर चंबल में फोकस किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि दलित नेता अलग से हो, ब्राह्मण नेता अलग से हो, बड़े चेहरों की तलाश हो रही थी। इसीलिए यहां से लगातार नेताओं को भी भेजा जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी को अभी जिम्मेदारी दी गई है। 2 दिन से वहीं पर दौरा कर रहे हैं और 2 दिन से लगातार उनकी बैठकें चल रही है ग्वालियर चंबल शिवराज जी, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले, तो क्या उसको इसके साथ जोड़कर देखा जाए? बिल्कुल इसको जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि जो समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, तो उन्हीं समीकरणों को बनाने के लिए यहां पर अब मुख्यमंत्री को खुद आगे आना पड़ रहा है। क्योंकि नेताओं में नाराजगी तो है, नाराजगी आपने राज्यसभा चुनाव में भी देखी। भले उसके बहाने का भारतीय जनता पार्टी कुछ और बताए, कुछ भी सफाई दे, लेकिन कुछ ना कुछ तो नाराजगी है। तब तो, नहीं तो मंत्रिमंडल विस्तार में आखिर अब इतनी देरी क्यों हुई होती। और उसका असर अब यहाँ पर टिकट वितरण में भी हो रहा है। ठीक है, भले उनके पास 22 पहले से पूर्व विधायक बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेकर के अभी भी विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं। तो यहां मंत्रिमंडल और उपचुनाव को लेकर के दोनों में। चलिए संदीप जी, मैं जवाब लेता हूं। नीलांशु जी मेरे साथ जुड़े। नीलांशु जी, बड़ा चुनौती है दोनों ही दलों के लिए, खासकर उपचुनाव। जातिगत समीकरण को बिठाना भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दलित की बात करती रही। राज्यसभा में हमने देखा कि आपका जो दलित चेहरा था वो सेकंड पोजीशन में आपने रखा, उसको खूब मुद्दा बनाया बीजेपी ने। हालांकि राज्यसभा में यह भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं आपकी रणनीति काम आई। लेकिन जातिगत समीकरणों को लेकर उपचुनाव में क्या समीकरण होंगे कांग्रेस के? देखिए, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जाति आधार, धर्म आधार पे चुनाव नहीं लड़ती है। और नेता जो होता है, जो लीडर होता है, उसकी कोई जात नहीं होती, वो तो सभी धर्म, सभी जातियों का होता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि समाज को तोड़ो, देश को तोड़ो, जातियों को तोड़ो, धर्म को तोड़ो और अपने आप को सत्ता में काबिज करो। ये तो कुछ पार्टियों ने देखे, किसी को नहीं पता है कि 200 साल पहले उसकी जात क्या थी। ये तो चीजें अभी आप देखोगे, जो जातिवाद का ये जो चीजें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से जातियों को ज्यादा, जातिगत इलेक्शन, जातिगत भेदभाव, ये सारी चीजें ज्यादा शुरू हुई हैं। पहले के जमाने में देखो आप, ये सब चीजें नहीं होती थी, एक दूसरे में प्रेम रहता था। अभी क्या हो गया है कि गांव में। नीलांशु जी, इस पर आपसे जवाब लूंगा, मेरा कुछ सवाल भी आपके लिए होगा। इस वक्त नागेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ गए। नागेंद्र जी, बड़ी दिक्कत है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, लगातार तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है और अब ये कहा जा रहा है कि जातिगत संतुलन बिगाड़ रहा है मंत्रिमंडल विस्तार के जो खेल है उसमें बेचैनी बढ़ी हुई है, जो उसका जोर लगा रहे हैं लोग। काफी नेता हैं, हम चाहे सागर क्षेत्र की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, वहां कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन एक ही चेहरा अभी गोविंद सिंह राजपूत को आपने मंत्री बनाया। कई लोग दावेदार। इसी तरह यदि हम बिंदी की तरफ जाते हैं या फिर चंबल की तरफ जाते हैं, वहां भी इसी तरह की स्थितियां। कैसे बिठा लेंगे संतुलन? जी भाई साहब, ऐसा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार की बात का जहाँ तक सवाल है, ये तो मुख्यमंत्री का स्वविवेक और उनका स्व अधिकार है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि जातीय संतुलन, ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में हर वर्ग और हर जात के लोगों ने हम सबको वोट दिया है। उसमें कोई ये नहीं है कि कोई ब्राह्मण वर्जीता है कि आदिवासी वर्जीता है, ऐसा नहीं है। संतुलन का जहाँ तक सवाल है, क्षेत्रीय संतुलन निश्चित रूप से बनाना चाहिए, क्योंकि मंत्रि परिषद का काम पूरे देश में और पूरे प्रदेश में विकास और आम आदमियों के हित की योजनाओं को उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रहती है। तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय संतुलन इसमें बनाना चाहिए और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को, क्योंकि क्षेत्र का नेता ही ज्यादा अच्छी तरह समझ पाता है
इसलिए क्षेत्रीय संतुलन बनाकर मंत्रिमंडल बनाया जाना उचित होगा। जातिगत आधार पर कोई इसका बेस नहीं होना चाहिए कि जाति है इसलिए मंत्री बने। लेकिन नागेंद्र जी, सवाल यही है कि एक तो लगातार विस्तार में देरी हो रही है, आप लोग भी फील्ड में हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इन सब चीजों का सामना कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता, हर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता करना पड़ रहा होगा। लेकिन 22 नए चेहरे हैं आपके पास, 22 में से 12 लोगों को मंत्री बनना है, तो क्या यही एक दिक्कत है जिसके कारण थोड़ा सा संतुलन बिगड़ रहा है? मैं ये बात नहीं समझता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, ये कोरोना का संकट विश्वव्यापी है और जैसे ही माननीय शिवराज सिंह ने पदभार ग्रहण किया उस समय भीषण स्थिति थी पूरे प्रदेश में। माननीय हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने कुछ किया ही नहीं था इस विषय में, वो आइफा में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। कोरोना के हालात उन्हें ठीक से समझा नहीं, उसकी कोई योजनाएं नहीं बनाई और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 23 तारीख को उन्होंने शपथ ग्रहण की है 9 बजे रात और 10 बजे मीटिंग ले ली है कोरोना की वल्लभ भवन में और लगातार जुटे हुए हैं। और सौभाग्य है कि प्रदेश का रिकवरी रेट सबसे अच्छा है पूरे देश में, 76%। लेकिन आंकड़ा बड़ी तेजी से भी बढ़ रहा है नागेंद्र जी, आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लगातार रोज नए मरीज। अभी ताजा खबर ये भी है कि आज ही भोपाल में 32 नए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें, इंदौर से भी खबरें आ रही है, अन्य स्थानों से खबरें आ रही। ये ठीक है, ठीक होने का रेशियो काफी अच्छा है, लेकिन ये सब चीजों के बीच में मंत्रिमंडल की देरी, विस्तार की देरी एक नया सवाल खड़ा नहीं कर रही है? सवाल इसलिए नहीं खड़ा कर रही है कि कोरोना का भयावह जो स्थिति थी हम उससे निपटे, पहले आम जनता को बचाएं। पूरे प्रवासी भारत मजदूर मध्य प्रदेश में करीब 14 लाख आए, उनकी व्यवस्था है और मंत्रिमंडल हो जाएगा। मंत्रिमंडल अब जब बनेगा तो बन जाएगा, कोई इसमें मैं देरी नहीं समझता हूँ। हमारे सारे नेता और हमारे सारे जो विधायक हैं सब कोरोना की लड़ाई में लगे हैं और मुख्यमंत्री जी के साथ। चलिए, बने रहिएगा आप मेरे साथ। नीलांशु जी जुड़े हैं। नीलांशु जी, आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ हर जात के व्यक्ति ने हमें वोट किया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। और ये भी सच है कि 2018 के चुनाव को यदि हम देखें तो वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा रहा, लेकिन सीटों का गणित आपका फिट बैठ गया और आपकी सरकार बन गई थी। पर ये जो गणित बिगड़ता बनता दिखाई दे रहा है, कांग्रेस की नजर है इस पर? देखिए, हमारे बड़े सम्मानित, बड़े सीनियर विधायक हैं हमारे विंध्य क्षेत्र के आदरणीय नागेंद्र सिंह जी। मैं बहुत अभी छोटा हूँ इनसे, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं इनकी। अभी आपकी बातें सुन रहा था। पहली चीज तो ये बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि नेता को, कोई भी लीडर हो, कोई भी नेता हो, उसको हर समाज, हर वर्ग का वोट मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही दलित, आदिवासी और पिछड़ों के उपेक्षा करी है, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का कारण कोरोना है, तो कोरोना क्यों फैला इसका अध्ययन करना भी जरूरी है। जब आप कोरोना देश में फैल रहा था, मध्य प्रदेश में फैल रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी ने 35 करोड़ में विधायकों को खरीद के इवन हमारे स्वास्थ्य मंत्री को बेंगलोर में ले जाके किडनैप करके रख लिया और उनको खरीद फरोख्त में भारतीय जनता पार्टी लगी रही, जिसमें केंद्र सरकार का भी पूरा योगदान है। आप देखो कि पहले 20 तारीख को कमलनाथ जी इस्तीफा देते हैं, उसके बाद 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाया जाता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, माननीय सीएम साहब, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। उसके बाद देश में, आप पूरे देश में लॉकडाउन लगा देते हैं। फरवरी पहली मौत 9 मार्च को होती है। 9 मार्च को आप सारे विधायकों को ले जाके बेंगलोर में शिफ्ट करते हो। फरवरी में केरल में पहला केस आ जाता है। उसके बाद भी आप नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम आयोजित करते हो। आपने, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को रोकने का काम क्यों नहीं किया? देश के गरीब आदमी ने कोरोना नहीं फैलाया है। दूसरा, आपको सत्ता की इतनी लालच थी कि आप सत्ता पाने के लिए पूरे प्रदेश और देश की जनता को कोरोना में धकेल दिया। कोई हिंदुस्तान का गरीब मजदूर वर्ग जो बाहर तेलंगाना, सूरत और बंबई में काम कर रहा था, उसने कोरोना नहीं फैलाया है। कोरोना फैलाया है देश के बड़े लोगों ने, जो बाहर से हवाई जहाजों में बैठ के आए हैं। आप वंदे मातरम मिशन चला रहे हो बाहर से बड़े आदमियों को लाने के लिए। आपने जो ट्रेन से कट के लोग मर गए, पटरियों के सहारे विंध्य में आ रहे हैं लोग, पूरे देश में पैदल चल रहे हैं, त्राही मच गई, लोग भूखे प्यासे मरने के लिए तैयार हो गए। रेलवे स्टेशन में डिलीवरी होगी, रेलवे स्टेशन में महिला की मौत होगी, उसका बच्चा बिलखता हुआ, वहां पे आपने भी फोटो देखी होगी। आप रेलवे पटरी के सहारे शहडोल और उमरिया के लोग
पैदल चले आ रहे थे, आधे लोग ट्रेन से कट के मर गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके जिंदा रहते आपने ट्रेन की व्यवस्था नहीं की, उनके मरने के बाद आपने ट्रेन की। नीलांशु जी, जो आप कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में जब कोरोना आया, जिसकी तारीख को आप बता रहे हैं, उस समय आपकी सरकार थी मध्य प्रदेश में, लेकिन बीजेपी का यह भी कहना कि एक मीटिंग नहीं हुई। बार बार जिक्र आईफा का आ जाता है, आईफा के ऊपर सवाल खड़े होने लगते हैं। हम इस मुद्दे पर नहीं जाना चाह रहे, तो मुद्दा यही है, बिंद या बुंदेलखंड की बात करें, चंबल की बात करें, जातिगत समीकरण तो दिखाई देते रहे। और ये आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की जाति की तरफ हम जाते हैं तो एक दौर था जब जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव होते थे, लेकिन बीते 2 बार में हम देखें तो जाति अलग हुई है और एक अलग तरह की धारा वही है, जिसके कारण बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी। सवाल यह है कि ये जो जातिगत समीकरण है, ये तमाम सारी चीजें हैं, आखिर इनसे कांग्रेस कैसे पार पाएगी? जो युवा पीढ़ी है वो जाति और इस चीजों में नहीं पड़ती, वो तो विकास का चेहरा देखती है। और प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की तरफ एक आशा भरी नजर से प्रदेश के युवाओं ने देखा था, और उसी का नतीजा था कि ये हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन ये धोखेबाजी करके जो सरकार वापस बनाई गई है, इस सरकार का अंत भी तय है। 2 महीने की बात है। अब देखिए मंत्रिमंडल में विस्तार में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि हमारे सीनियर विधायक नागेंद्र सिंह जी उड़ते हैं, केदारनाथ शुक्ला जी हमारे बहुत सीनियर विधायक हैं, इनको कभी जीवन में मौका नहीं मिला है, राजनीति के आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं। अब शिवराज सिंह जी को दिक्कत है कि किसको बनाएं। अब उधर से बुंदेलखंड से ले लीजिए, गोपाल भार्गव जैसे सीनियर लीडर को आपने किनारे करके गोविंद सिंह जी को बना दिया। जो पार्टी इनकी। नागेंद्र जी जवाब दे दीजिए। नागेंद्र जी। जी भाई साहब, इनसे मैं इतने कहूंगा कि आप मेरी चिंता न करें। मैं पार्टी का वफादार सैनिक हूं, मंत्री बनूं न बनूं, मेरे विषय में आप चिंता मत करें। हाँ, आपकी बात का मैं यही आप उनके बड़े भाई है, वो छोटे भाई है, इसलिए चिंता कर रहे हैं। जी, तो ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मंत्री पद मिलना जनसेवक के लिए जरूरी नहीं है। जनसेवा के तरह तरह के माध्यम है, और हम तो 50 साल से यही कर रहे हैं, और मैंने कभी आवाज नहीं उठाई कि नहीं मुझे मंत्री बनाया जाए। रही बात जो इन्होंने आरोप लगाया है हवाई जहाज अपने इंटरनेशनल नहीं रोके, भारत के इस माननीय प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन के निर्णय को, और भारत में कोरोना जिस धीमे गति से प्रारंभ हुआ उसकी विश्वव्यापी चर्चा हो रही है। अमेरिका, रूस और तमाम ब्रिटेन सबके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई भारत ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया, नरेंद्र मोदी जी का निर्णय बहुत सही समय पर हो गया था, हम लोगों ने बल्कि देरी कर दी। लेकिन उनका ये आंकड़ा 4.5 लाख के आसपास पहुंच रहा है नागेंद्र जी। वो देखिए, ये तो अभी पीक और आएगा, आंकड़ा तो बढ़ेगा। लेकिन उस आज के ही आप समाचार देखिए, हमारी मृत्यु दर 1 लाख में 1 है। 1 लाख आदमी के पीछे हमारी मृत्यु दर 1 है। और देशों के देख लीजिए 26%, 63% तक गई है। अभी क्या हमारे यहाँ क्या 4 लाख पर 4 ही मौत हुई है? जी नहीं जी। तो इसलिए यहाँ मृत्यु दर कम है, और यहाँ के लोग जो हैं स्टर्डी हैं, इनकी इम्यूनिटी सेल्फ में हमारे मजदूर भाइयों और सबकी, इनका कहना ठीक है कि कोरोना बड़े आदमियों को हो रहा है। बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली, यहाँ देखिए रेट, और अपने गांवों में हमारा रीवा तो शून्य है। इसलिए मेरा कहना क्या माना जाए, कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार देख सकते हैं? और आप जैसे यदि ऐसे लीडर हैं जो ये कह रहे हैं कि मंत्री बनना जरूरी नहीं, लेकिन सब नहीं कहेंगे ना नागेंद्र जी, आप जैसे लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं, अब सच्चाई तो आप ही जान रहे होंगे आपके मन से क्या है। सुबह से शीघ्रम जल्दी हो जाए, सब लोग काम में लग जाएं, लेकिन कोरोना की लड़ाई के चलते थोड़ी देर हो रही तो हम को जनहित में उसको बर्दाश्त करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, नीलांशु जी और साथ ही नागेंद्र जी, और संदीप आपका भी। लेकिन मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद कई बार देखने को मिलती है, फिर चर्चा होती, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब 2 चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, एक तो उपचुनाव लड़ना है और उपचुनाव के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, और मंत्रिमंडल का विस्तार कहीं उपचुनाव का गणित ना बिगाड़ दे, इसीलिए जातिगत समीकरण भी सामने आने लगे हैं, सीनियर लीडर्स जो है उनकी एकजुटता भी सामने आने लगी है। और यही चुनौती से पार पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग लीडरों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार बात कर रहे हैं,
बीडी शर्मा उनके बीच में बात चल रही है, संकट मोचक नरोत्तम मिश्रा इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि संकट दूर होगा कैसे और कब तक होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, नजरें इस पर है। बने रहिए IND 24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।